इस बार सिर्फ साल नहीं बदला, बल्कि इस बार भारत ने नए वर्ष के उत्सव की परंपरा को भी बदल दिया है। इसलिए आप भी अपने घर में, अपने परिवार में चल रही परंपरा को बदलिए। हमारे देश में हर बार नए साल के मौके पर आपको यह बताने की परंपरा रही है कि दुबई के बुर्ज खलीफा में, सिडनी के ओपेरा हाउस में या फिर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर नए साल का किस तरह से स्वागत किया गया, कैसा जश्न मनाया गया। हर बार आप इन्हीं तस्वीरों के साथ सुबह सुबह उठते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब दुनिया के मीडिया में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि भारत में नए साल का स्वागत गंगा आरती के साथ हुआ है। और आज हम ये चाहेंगे कि आप अपने नए साल का स्वागत भी इन पुरानी तस्वीरों, पुराने जमाने की इन तस्वीरों से नहीं, बल्कि अपने देश के संस्कारों से और हमारी परंपराओं के साथ आप अपने नए वर्ष की शुरुआत कीजिए। आज काशी में गंगा घाट पर 1100 दिए प्रज्वलित करके नए वर्ष का स्वागत किया गया और इस दौरान हुई गंगा आरती में विश्व के कल्याण की कामना की गई। और सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि जब दुनिया ने रात के अंधेरे में नए साल का जश्न मनाया, तब भारत में नए साल का स्वागत सुबह सूर्य की पहली किरणों के साथ हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पहले हमारे देश में यह बताया जाता था कि दुनिया के अलग अलग देशों में नया साल कैसे मनाया गया, तब इन्हीं देशों में आज इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत में नए साल का स्वागत कैसे इस खूबसूरत गंगा आरती के साथ हुआ है। इसलिए हो सकता है आप में से भी ज्यादातर लोगों ने आज सूर्योदय को मिस किया होगा, आज आपने सनराइज नहीं देखा होगा। आप में से ज्यादातर लोग हो सकता है देर से उठे होंगे, लेकिन आज सुबह की ये गंगा आरती आपको मिस नहीं करनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि आप अपने नए वर्ष की शुरुआत इस गंगा आरती के साथ कीजिए। सुबह में आपने सुबह की ये कोहरे में गंगा आरती देखी, सुबह सुबह की। अब आपको काशी में आज शाम को हुई गंगा आरती की तस्वीरें भी हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, आप भी ताप ले लीजिए। भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति में किसी भी शुभ घड़ी का स्वागत प्रार्थनाओं के साथ किया जाता है, आरती के साथ किया जाता है, पूजा पाठ के साथ किया जाता है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि अब हमारे देश के बहुत सारे लोग नए साल की शुरुआत प्रार्थनाओं से नहीं बल्कि दूसरे तरीकों से करते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि सूर्य नमस्कार के साथ कैसे हमारे देश में नए वर्ष का स्वागत हुआ है। और आज गुजरात में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, यह भी देखिए। आज गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर में 4000 लोगों ने 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करके नए साल का स्वागत किया। और इस जश्न के साथ ही अब ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बधाई दी है। सोचिए, किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भारत की लगभग 5000 वर्ष पुरानी सूर्य नमस्कार की परंपरा से नए वर्ष का जश्न भी मनाया जा सकता है। लेकिन दुनिया ने इस ऐतिहासिक क्षण को आज देखा और अब यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है।
अब आपको बदलाव की एक और तस्वीर दिखाते हैं जो बदलते कश्मीर की कहानी को आज बयां कर रही है। और इन तस्वीरों से आज आतंकवादियों और अलगाववादियों को और पाकिस्तान में बैठे जो ऐसे लोग हैं जो कश्मीर की सफलता से ईर्ष्या रखते हैं, आज उन्हें ये तस्वीरें बड़ी चुभेंगी। पहली नजर में आपको ये तस्वीरें दिल्ली या मुंबई या किसी दूसरे मेट्रो शहर की तस्वीरें लग सकती हैं, लेकिन यह तस्वीर श्रीनगर के उस लाल चौक की है जहां एक जमाने में आतंकवादियों की दहशत होती थी, लोग वहां जाने से डरते थे। लेकिन श्रीनगर के इसी लाल चौक पर नए साल का शानदार जश्न मनाया गया और इन तस्वीरों ने उस एजेंडे की पोल खोल दी है जिसके तहत यह झूठ फैलाया जाता है कि कश्मीर में मानव अधिकारों का दमन हो रहा है, जबकि सच यह है कि कश्मीर में अब रात को भी लाल चौक पर पार्टी होती है, जश्न मनता है। और यह वो बदलाव है जो अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद वहां पर आया है। खुद अपनी आंखों से देखिए। यहाँ पे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा था, यही देखने आए थे। इससे पहले यहाँ कभी नहीं हुआ था, तो इस बार ये देखने को मिला है, तो हम भी देखने के लिए आए हैं यहाँ। लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि टूरिस्ट से ज्यादा, नॉन लोकल टूरिस्ट से ज्यादा यहाँ पर मकामी अवाम का काफी ज्यादा रश देखने को मिल रहा है। सो ये साफ तौर पर से ये चीज जाहिर कर देती है कि लोगों ने ठंड की परवाह किए बगैर एंड विदाउट एनी सिक्योरिटी रीजंस पीपल आर ऑल ओवर मूविंग इन द लाल चौक फ्रीली। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली, और यहाँ पे टूरिस्ट और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे एंड कश्मीर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड यहाँ पे लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे आने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर ने हमारा दिल जीत लिया है, सच्ची में। हम बहुत खुश हो यहाँ पर आके, यहाँ की सिक्योरिटी देख के हम बहुत खुश हैं। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं। बहुत प्यार लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय फुल। भैया गार्डन हो रहा है। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मैं गोवा जा रहा था और उससे पहले मैं रशिया जा रहा था। वो सब छोड़ के मैं अपने कश्मीर आया हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंड है यहाँ पे एंड यहाँ लाल चौक पे मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आया हूँ। काफी अच्छा सेलिब्रेशन है, काफी अच्छा डेकोरेट भी किया है। इट इज ऑसम। तो आज 2024 के पहले दिन पहले हम आपको यह बताना चाहते थे कि अब से आपको नए वर्ष का स्वागत कैसे करना चाहिए, भारतीय परंपरा के हिसाब से करना चाहिए। हमने आपको आरती दिखाई काशी की, उसके बाद आपको यह बताया कि श्रीनगर में जो लाल चौक जहां पर लोग जाने से डरते थे, एक जमाने में वहां पर तिरंगा फहराना बड़ी हिम्मत का काम होता था, तिरंगा फहराने नहीं देते थे आतंकवादी। आज वहां नए साल का जश्न मनाया जा रहा है और लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। खासतौर पर पाकिस्तान के जो लोग इस समय हमें देख रहे होंगे, आज उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि ये श्रीनगर का लाल चौक है। ये कुछ बदलाव आज हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि साल बदल गया तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में बदल गई हैं या बदलने वाली हैं। अब एक और बदलाव, सोच का बदलाव। अब आप ये देखिए कि इस बार अकेले दिल्ली में 31 दिसंबर को यानी कल शराब की 24 लाख बोतलों की बिक्री हुई है और यह पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। जबकि नए साल के मौके पर लाखों लोग इस बार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं और इनमें से कई लोगों ने ट्रैफिक जैम में फंसे हुए ही अपना नया साल मनाया है। ये तस्वीरें आप लगातार कई दिनों से देख रहे होंगे और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत के लोगों ने नए साल के मौके पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली सिर्फ एक कंपनी के ही डिलीवरी बॉयज को, सिर्फ एक कंपनी के डिलीवरी बॉयज को 1 करोड़ रुपए की टिप दी है। 1 करोड़ रुपए की तो सिर्फ टिप दे दी, वो भी एक कंपनी के डिलीवरी बॉयज को। लेकिन फिर भी आपने पूरे साल, पिछले साल 2023 में यह सुना होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, हमारे देश में महंगाई चरम पर है, हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है। महंगाई और बेरोजगारी के बीच हमारे देश के लोग टिप देने में रिकॉर्ड बना रहे हैं, शराब खरीदने में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और हिल स्टेशंस पर जाकर पार्टी करने में नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जो शराब खरीदी जा रही है, ये पैसा कहीं से तो आ रहा होगा, इस पार्टी के लिए भी पैसा कहीं से आ रहा होगा। जो लाखों की संख्या में गाड़ियां गई हैं अलग अलग हिल स्टेशंस पर, उन गाड़ियों में पेट्रोल डला होगा, डीजल डला होगा और लोग वहां गए होंगे, वो भी पैसा कहीं ना कहीं से आया होगा। अब आप सोचिए, जो महंगाई की
और बेरोजगारी की जो थ्योरी आपके सामने पेश की जाती है, क्या उस थ्योरी के साथ ये तस्वीरें मेल खाती हैं? अभी हमने आपको सिर्फ कुछ हिल स्टेशंस की तस्वीरें दिखाई हैं। अभी हमने आपको मेट्रो शहरों की तस्वीरें नहीं दिखाई। दिल्ली नहीं दिखाया, मुंबई नहीं दिखाया, गोवा नहीं दिखाया, बेंगलुरु नहीं दिखाया, चेन्नई नहीं दिखाया, क्योंकि वहां तो आप जानते ही हैं हर साल क्या होता है। इस नए साल के लिए आपको तैयार करते हैं। वर्ष 2024 कई मायनों में बहुत अहम साबित होने वाला है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है इस साल होने वाला आम चुनाव, भारत में भी और दुनिया भर में भी, क्योंकि इस साल दुनिया के 64 देशों में आम चुनाव होंगे, जिनमें 392 करोड़ लोग अपने देशों के राष्ट्र प्रमुखों को चुनने के लिए वोट डालेंगे और इनमें भी 100 करोड़ से ज्यादा लोग अकेले भारत में इस साल वोट डालने वाले हैं। जब भारत में लोकसभा का चुनाव होगा, 100 करोड़ लोग वोट डालेंगे भारत में और ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होगा जो इसी साल होने वाला है। भारत में इस साल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव होगा, जिसमें पहली बार वोटर्स की संख्या 100 करोड़ के पार जा सकती है। और यह बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक के मानव इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब किसी देश के 100 करोड़ लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी नई सरकार का चुनाव किया हो। यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत बनाएगा, यानी आप लोग बनाएंगे। लेकिन भारत के वोटर्स, आप सब इस बार इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए तैयार हो जाइए। भारत में आम चुनाव का मतलब है कि हमारा देश इस साल लगभग 3 महीने तक लोकतंत्र का पर्व मनाएगा और इस दौरान टीवी से लेकर चाय की छोटी छोटी दुकानों पर सिर्फ राजनीतिक खबरों की चर्चा होगी और लोग यही सवाल पूछेंगे कि इस बार कौन आ रहा है, इस बार कौन जीत रहा है। इसके अलावा भारत में 77 वर्षों में पहली बार लोकसभा चुनाव में 70% से ज्यादा वोटिंग हो सकती है। वर्ष 2019 के चुनाव में लगभग 69% वोटिंग हुई थी, तब भी एक रिकॉर्ड था। लेकिन इस बार यह आंकड़ा 70% को छू सकता है और हम तो आज आपसे यह अपील करना चाहते हैं कि 2024 में इस बार आप 75% वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बना दीजिए। 70% की तो उम्मीद है, लेकिन अगर आप ये ठान लें आज से कि इस बार आपको वोटिंग परसेंटेज 75% तक ले जाना है, तो ये काम आपके लिए आसान नहीं होगा। आप अपना जो लक्ष्य है वो 75% वोटिंग का रखिए। भारत के अलावा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इस साल आम चुनाव होने वाले हैं। बांग्लादेश में इसी महीने 7 जनवरी को चुनाव हो रहे हैं और पाकिस्तान में अगले महीने 8 फरवरी को नेशनल असेंबली के चुनाव होने हैं, जबकि अमेरिका में भी इसी साल 5 नवंबर को चुनाव होंगे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस साल 5वीं बार रशिया के राष्ट्रपति बन सकते हैं। और यह साल दुनिया की आधी आबादी के लिए चुनावों का साल होगा और मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज का यह साल बनने वाला है, जिसमें राजनीतिक खबरें बहुत ज्यादा होंगी। चुनावों के अलावा खेलों के लिहाज से भी यह साल बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस साल 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन होने वाला है। यानी खेलों का जो महापर्व है वो भी होगा और चुनावों का जो महापर्व है वो भी इस साल होगा। पिछली बार टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने सबसे ज्यादा 7 मेडल जीते थे, 7 गोल्ड मेडल। लेकिन उम्मीद है कि इस बार भारत ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का नया रिकॉर्ड बना सकता है। पिछली बार हमने 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। लेकिन इस बार हम तो ये चाहेंगे कि इस बार भारत अकेले 7 गोल्ड मेडल जीत ले। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। खेलों का महापर्व आपके सामने होगा इस साल। अब और देखिए और आपको किस चीज के लिए तैयार रहना है। ये जो साल है ये सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वर्ष होने वाला है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। ये साल ईवीज का साल होगा। भारत में टेस्ला समेत 3 बड़ी कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए यहीं पर फैक्ट्रीज लगा रही हैं, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां आज की तुलना में काफी सस्ती भी हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी बेहतर हो जाएंगी और कीमतों में ये पेट्रोल और डीजल की कारों से सिर्फ 15% ही महंगी होंगी। अभी कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, बैटरी वाली जो गाड़ियां हैं, वो बहुत महंगी हैं।
अब कोशिश ये होनी चाहिए और होगी कि इन गाड़ियों की कीमतों को थोड़ा नीचे लाया जाए, और एक समय ऐसा आएगा जब आपके सामने 3 प्रकार की गाड़ियां होंगी, पेट्रोल की गाड़ी, डीजल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी, और उनका जो दाम होगा वो लगभग एक जैसा होगा। यही बड़ी बात, यहां बड़ी बात यह है कि भारत में अभी शहरों में सामान ढोने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर भविष्य में ट्रक और दूसरे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी इलेक्ट्रिक हो गए तो इससे जो महंगाई है वो हर 100 रुपए पर 2 से 3 रुपए कम हो सकती है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर सबसे बड़ा बदलाव यह आ सकता है कि भारत में बैटरी स्वैपिंग की सुविधा लागू हो सकती है। इसको आप थोड़ा ठीक से ऐसे समझिए कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे देश में सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स में आप देखते होंगे, और आपके घर में जो डिलीवरी बॉय आता है या आपके घर में जो किसी भी प्रकार की जो डिलीवरी हो रही है उसमें ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रयोग हो रहा है। अब हमें जो अगले स्तर पर जो जाना है वो ये है कि मान लीजिए अगर जो बड़े बड़े ट्रक्स जो हमारे सड़कों पर चलते हैं, जो माल इधर से उधर ले जाते हैं, अगर वो ट्रक भी इलेक्ट्रिक बन गए तो उन ट्रकों में जो डीजल का इस्तेमाल होता है वो बंद हो जाएगा और इलेक्ट्रिक ट्रक बहुत सस्ते हो जाएंगे। आपने देखा होगा जैसे ही हमारे देश में पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सामान कोई भी हो सबके दाम बढ़ जाते हैं और हमारे देश में महंगाई अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है किसी भी सामान का वो बढ़ जाता है जैसे ही डीजल के भाव बढ़ते हैं। लेकिन जिस दिन डीजल ट्रकों से गायब हो जाएगा और ट्रक इलेक्ट्रिक बैटरी पर चलने लगेंगे, उस दिन जो महंगाई है वो ना सिर्फ रुक जाएगी बल्कि हो सकता है आप जो सामान खरीदते हैं बाजार में उसका दाम घटना शुरू हो जाए। और दूसरी जो बड़ी चीज है वो ये, जो आपको इलेक्ट्रिक कार खरीदने से रोकती है, वो ये कि इलेक्ट्रिक कार की जो बैटरी है वो कई घंटों में चार्ज होती है, और ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक कार में जो बड़ी कीमत है वो सिर्फ बैटरी की होती है, कार की कीमत कम होती है। लेकिन अब इस साल जो आपको देखने को मिल सकता है, जो नई शुरुआत, वो ये है कि लोग अपनी गाड़ियों की जो बैटरी है उसे स्वैप कर सकेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे अभी एक सिलेंडर को इस्तेमाल करने के बाद आप दूसरा सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक वैसे ही हो सकता है इस साल के अंत तक आप जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेंगे तो आप सिलेंडर की तरह अपनी गाड़ियों की जो बैटरी है उसे भी स्वैप कर पाएंगे, यानी आपने जो डिस्चार्ज बैटरी है वो दे दी और फुल्ली चार्ज बैटरी अपनी गाड़ी में लगवा ली। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ सकता है जो आपके बजट को भी बड़ा सूट करेगा। तीसरा, ये साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से बहुत अहम वर्ष होगा। अनुमान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दुनिया में 8 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लगभग 10 करोड़ नई नौकरियां भी पैदा हो रही हैं या होंगी, यानी एआई की वजह से अतिरिक्त 2 करोड़ नौकरियां पैदा होने वाली हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जब एआई की वजह से जो नौकरियां पैदा होंगी, क्या उन नौकरियों को करने के लिए हमारे देश के युवा क्वालिफाइड हैं? क्या हमारे देश के युवा इसके लिए तैयार हैं? इसलिए आज हम आपसे ये कहेंगे कि अगले साल, यानी ये वाला जो साल अब आया है 2024 का, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए खतरा नहीं है। अगर आप एआई के असिस्टेंट बनने की बजाय एआई को अपना असिस्टेंट बनाकर रखेंगे तो इससे आपको कोई खतरा नहीं है बल्कि फायदा ही फायदा होगा। इसलिए एआई का असिस्टेंट मत बनिए, एआई को अपना असिस्टेंट बनाइए। और आगे ये बात आप खास तौर पर हम अपने युवाओं के लिए कह रहे हैं, जो लोग एआई का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे उन लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, वो लोग आगे बढ़ेंगे। ये मत समझिए कि आपका कंपटीशन एआई के साथ है और एआई आपको बाजार से हटा देगा, आपकी नौकरियां ले लेगा। लेकिन आने वाला जमाना उन लोगों का होगा जो एआई का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए आज हम अपने युवाओं से ये कहना चाहेंगे कि अगले कुछ वर्षों में नौकरियों का जो पूरा स्वरूप है, यहां तक कि आईटी और टेक्नोलॉजी में भी, वो बिल्कुल बदलने वाला है और आपको अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करना होगा। आपको अपने आप को इस तरीके से तैयार करना होगा कि आप और एआई मिलकर दुनिया के बड़े बड़े काम और टास्क कर सके। तो एआई से डरिए नहीं, बल्कि एआई को अपना असिस्टेंट बनाइए। दुनिया के जो लोग भारत को स्नेक चार्मर्स का देश कहा करते थे, वही देश अब भारत को स्पेस चार्मर कह रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव है और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है और इस साल की शुरुआत को भी इसरो ने भारत के लिए बहुत स्पेशल और ऐतिहासिक बना दिया है।
आज ही इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक नए अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्सपोसैट। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए इस तरह का कोई सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद उस जगह को कहते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जिसके प्रभाव क्षेत्र में आने पर कोई भी वस्तु, यहां तक कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता और ये सभी चीजें उसके अंदर समा जाती हैं। लेकिन भारत ने अब इसी ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए आज अपने सैटेलाइट मिशन को लॉन्च किया है और इससे आप समझ सकते हैं कि वर्ष 2023 में चंद्रयान मिशन से जो भारत को सफलता मिली थी, उस सफलता का सिलसिला 2024 में भी ऐसे ही जारी रहेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. Fourth stage performance normal. Exposat satellite separated. And there is a confirmation that the Exposat satellite has been separated. First day of the year, first launch mission for ISRO. This success matters much more in view of the rich data that Exposat will give to the scientific community in the field of astronomy. इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि भारत के लिए यह नया वर्ष गगनयान मिशन की तैयारियों का भी साल होगा, जिसके तहत भारत अंतरिक्ष में पहली बार अपने ही अंतरिक्ष यान से, अपनी ही जमीन से किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा। So happy new year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite Exposat in the desired orbit of 650 kilometer. Meantime, let me also announce the orbit that has been accomplished, which is available through various routes. It shows excellent orbit, and the deviations from the targeted orbit is hardly just 3 kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is 001 degree, which is one of the very excellent orbital condition. तो अब देखिए, ये जो वर्ष शुरू हुआ है आज से, ये बहुत ही ऐतिहासिक वर्ष होने वाला है और इस साल आप अपने जीवन में बहुत नई नई चीजें देखेंगे और नए नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपसे हम बार बार ये कह रहे हैं कि इन सब के लिए आपको अपने आप को भी बदलना होगा, अपनी जीवन शैली को बदलना होगा, अपने पढ़ाई लिखाई करने के तरीकों को बदलना होगा, अपनी नौकरियों के बारे में जो आपके विचार हैं उन्हें आपको बदलना होगा, टेक्नोलॉजी को बदलना होगा और पहले के मुकाबले अब आपको कहीं ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा इस साल से दोस्ती करने के लिए। इस नए साल में लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है और राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है हमारे देश में जो हमारे देश की एक के बाद एक न जाने कितनी पीढ़ियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें अपने जीवन काल में कभी अयोध्या में राम मंदिर देखने को मिलेगा। लेकिन वो क्षण आ गया और ये बहुत बड़ा क्षण होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा, जिसकी चर्चा पूरे देश में, घर घर में, हर परिवार में हो रही है। आपके परिवार में भी राम मंदिर की चर्चा जरूर होती होगी। इसलिए आज से हम आपको हर रोज ब्लैक एंड व्हाइट में भगवान श्री राम से जुड़े कुछ खास प्रसंगों के बारे में बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आप कैसे भगवान श्री राम से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बदल सकते हैं, आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं और एक सफल इंसान भी बन सकते हैं। और क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर का उद्घाटन होना है, इसलिए आज हम अपनी इस विशेष सीरीज के पहले अंश में आपको यह बताएंगे कि भगवान श्री राम के जन्म के बारे में रामचरितमानस में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं होगी। इसलिए अब हमारी जो कोशिश है इस साल वो ये कि भगवान श्री राम से, उनके आदर्शों से, उनकी मर्यादाओं से, उनकी जीवन शैली से आपका एक नए प्रकार का परिचय करवाया जा सके, ताकि आप इस साल अपने जीवन में भगवान श्री राम के आदर्शों को उतार सकें
और जैसा मैंने कहा, जिसकी वजह से आप बेहतर इंसान तो बनेंगे ही, लेकिन सफल इंसान भी बनेंगे। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था, जिसे राम नवमी भी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के बालकांड में इसका उल्लेख करते हुए ये लिखते हैं कि जिस क्षण भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उस क्षण में सारी तिथियां दुखी हो गई थी और उन्हें इस बात की बड़ी पीड़ा थी कि भगवान श्री राम ने उनकी तिथि पर जन्म क्यों नहीं लिया। लेकिन विडंबना देखिए कि आज भगवान श्री राम के ही देश में जब 500 वर्षों के इंतजार के बाद उनकी जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर बनकर तैयार खड़ा है, तो इससे हमारे ही देश के कुछ विपक्षी नेता दुखी हो रहे हैं और हमारे देश में राम मंदिर पर भी राजनीति हो रही है। आज भी हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो नेता हैं, राजनीति में बड़े सक्रिय हैं, जो कहते हैं कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। बालकांड में अलग अलग चौपाइयों के भावार्थ में यह भी बताया गया है कि भगवान श्री राम का जन्म दोपहर में हुआ था, जिस समय ना तो बहुत सर्दी थी और ना ही बहुत ज्यादा धूप थी, और वो क्षण सब लोगों को शांति देने वाला क्षण था। चारों तरफ शीतल, मंद और सुगंधित हवा बह रही थी, वन खिलखिला रहे थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा के समान बह रही थी। और इस दौरान काल की गति भी ठहर गई थी और नगाड़ों का शोर सीधे आकाश से कानों तक पहुंच रहा था। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या के पुत्र थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके जन्म से पहले लंका के राक्षस रावण को राजा दशरथ ने एक ऐसा सबक सिखाया था जिससे रावण बहुत क्रोधित हो गया था, और इसका जिक्र राम कथा में किया गया है। रावण इतना अहंकारी था कि उसने विश्व के सभी राजाओं को जीतने का निश्चय किया था, लेकिन जब उसे अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और उनके यश के बारे में पता चला, तो रावण को भगवान श्री राम के पिता से ईर्ष्या होने लगी और एक दिन उसने एक दानव दूत के जरिए राजा दशरथ के पास ये संदेश भेजा कि या तो राजा दशरथ को रावण से युद्ध लड़ना होगा या उन्हें रावण को कर देना होगा, यानी रावण को टैक्स देना होगा। और अगर वो कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने एक तरीके से रावण के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। राजा दशरथ ने रावण की इस धमकी का जवाब तीक्ष्ण बाण से दिया और लंका के सभी द्वार बंद करके रावण के गुरूर को तोड़ दिया अपने इस तीक्ष्ण बाण की वजह से। इससे रावण और वो अपनी प्रजा के सामने इतना अपमानित हुआ कि उसने घने जंगल में जाकर कठोर तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी रावण के सामने प्रकट हुए तो उसने यह वरदान मांगा कि राजा दशरथ की कभी कोई संतान ना हो। और इस वचन से जब रावण को यह वचन मिल गया, वरदान मिल गया, तो रावण का अहंकार और भी बढ़ गया। यानी इतनी तपस्या के बाद भी रावण एक बेहतर इंसान नहीं बना। राजा दशरथ 3 विवाह के करने के बाद भी लंबे समय तक संतानहीन रहे और एक समय ऐसा आया जब उन्हें गुरु वशिष्ठ से सलाह लेकर एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ा। रामचरितमानस में बताया गया है कि जब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और इस यज्ञ के दौरान अग्नि से प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष ने राजा दशरथ की 3 पत्नियों को, यानी 3 रानियों को खीर दी प्रसाद स्वरूप, तो उसी खीर को चखने के बाद राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। और दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्मण भगवान श्री राम से कुछ क्षण ही छोटे थे, दोनों के बीच बहुत कम अंतर था, सिर्फ कुछ क्षणों का अंतर था, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा अपने बड़े भाई की परछाई बनकर सदैव उनके साथ रहे, उनकी सेवा करते रहे। जबकि आज अगर आप कलयुग में देखेंगे तो भाइयों के बीच ऐसा प्रेम आपको कहीं दिखाई नहीं देता। राम और लक्ष्मण के इस देश में अब भाइयों के बीच पैसे और संपत्ति को लेकर खूनी झगड़ा होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद लक्ष्मण जैसा छोटा भाई होगा। यहां एक और बड़ी बात यह है कि राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे। सबसे पहले राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या ने भगवान श्री राम को उसी स्थान पर राजमहल में जन्म दिया जहां 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इसके बाद तीसरी पत्नी केकई ने राजा भरत को जन्म दिया और फिर दूसरी पत्नी सुमित्रा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिनके नाम थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यानी लक्ष्मण और शत्रुघ्न भगवान श्री राम और भरत दोनों से ही कुछ क्षण छोटे थे,
लेकिन चारों भाइयों में अटूट और निस्वार्थ प्रेम था। आजकल तो भाइयों में आपस में इसलिए भी झगड़ा होता है क्योंकि हर भाई दूसरे से कहता है कि मैं माता पिता को अपने साथ नहीं रखूंगा, माता पिता आपके साथ रहेंगे। इस बात को लेकर आजकल भाइयों में झगड़ा होता है। रामचरितमानस में एक चौपाई के जरिए यह भी बताया गया है कि भगवान श्री राम का नाम राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ ने रखा था और उन्होंने राजा दशरथ से कहा था, जो आनंद के समुद्र हैं, जो सुख के राशि हैं, जिनके एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, जो लोगों को आनंद देने वाले हैं, जो सुख के धाम हैं, उनका नाम राम है। आज आप भगवान श्री राम के जीवन से 5 बड़ी बातें सीखकर अपने आप को वर्ष 2024 के लिए तैयार कर सकते हैं। पहली सीख है, हमेशा अपने परिवार को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए। राज्याभिषेक से पहले भगवान श्री राम को जब उनके पिता राजा दशरथ ने यह बताया कि उन्हें 14 वर्षों के वनवास पर जाना होगा और वन में रहकर अपना जीवन बिताना होगा, तो भगवान राम अपने पिता के इस निर्देश से जरा भी विचलित नहीं हुए। उनके लिए उनके पिता की जो इच्छा थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। देखिए, इसमें एक सीखने की बात यह भी है कि एक ऐसा राजकुमार जो अपने राज्याभिषेक का इंतजार कर रहा है, अगले दिन उसे राजा बन जाना है और राजा बनने की बजाय उसे खबर मिलती है कि राजा नहीं बल्कि वो वनवास पर जा रहे हैं, उन्होंने उसे भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। और जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जीवन में आप नए साल को तो मनाते ही हैं, लेकिन नए साल के अलावा साल तो बदलता है, लेकिन पुराने साल में भी हर क्षण नया होता है, हर पल नया होता है, हर सेकंड हर मिनट नया होता है। और उस नए क्षण में कुछ भी हो सकता है जो आपकी उम्मीदों के परे भी हो सकता है। और यही भगवान श्री राम के साथ हुआ। उनका राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उन्हें वनवास का आदेश मिला। यानी रातों रात कुछ भी हो सकता है अचानक। इसलिए आपको भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अगर ऐसा हो जाए तो उसे सहर्ष स्वीकार भी करना चाहिए। और उनके पिता की जो इच्छा थी उसे स्वीकारते हुए उसमें यह बताया गया है कि पिता की आज्ञा का पालन करना भगवान श्री राम के लिए सबसे बड़ा धर्म है। और यह बात सिर्फ वनवास की नहीं है। भगवान श्री राम ने सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध लड़ा और सदैव लक्ष्मण के साथ रहकर अपने बड़े भाई होने का भी धर्म निभाया और यह बताया कि परिवार आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे मां हो। दूसरी सीख यह है कि मर्यादाओं को कभी मत भूलिए। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया क्योंकि वो पुरुषों में सर्वोत्तम थे और मर्यादा के आदर्श थे। जब रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने के लिए भेजा, क्योंकि रावण बहुत ज्ञानी भी था। और उस समय रावण ने कहा कि वो इतनी विशाल सेना के होते हुए भी सिर्फ इसलिए भगवान श्री राम से यह युद्ध हार गया क्योंकि उसने मर्यादाओं का मान नहीं रखा और वो चरित्रहीन हो गया। जबकि राम और उनकी सेना इस युद्ध को इसलिए जीत पाए क्योंकि वो चरित्रवान थे। उन्होंने मर्यादाओं को अपनाया था और मर्यादाओं को कभी त्यागा नहीं। तीसरी सीख यह है कि अपनों का साथ बहुत आवश्यक होता है। जब रावण मृत्यु से पहले लक्ष्मण को ज्ञान दे रहा था तब उसने कहा कि वो इसलिए हारा क्योंकि इस युद्ध में उसके अपने ही उसके साथ नहीं थे और उसके भाई विभीषण ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन लक्ष्मण पल पल राम के साथ रहे और इसलिए रावण इतनी विशाल सेना होते हुए भी इस युद्ध में हार गया। चौथी सीख यह है कि कई बार आक्रामकता और क्रोध भी जरूरी होता है। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि भय बिन प्रीत न हुई, भय बिन प्रीत न हुई। लंका पर आक्रमण के समय श्री राम ने बहुत आदर के साथ समुद्र से मार्ग देने को कहा। 3 दिन बीत गए, लेकिन जब समुद्र पर इस आग्रह का कोई असर नहीं हुआ तब श्री राम समझ गए कि अपनी शक्ति से समुद्र के अंदर भय उत्पन्न करना अब अनिवार्य हो गया है। यही मंत्र व्यवहारिक जीवन में भी आप सब पर लागू होता है। कभी कभी व्यक्ति को समझाने के लिए उंगली टेढ़ी करना आवश्यक हो जाता है। विनम्रता शक्तिशाली व्यक्ति का आभूषण होता है, लेकिन कई बार अपना डर दिखाना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि लोग विनम्रता को आपकी कमजोरी मानने लगते हैं। और 5वीं सीख यह है कि जीवन में स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है। रावण से भगवान श्री राम की लड़ाई राजपाट या पैसे को लेकर नहीं थी, भूमि को लेकर नहीं थी, ये स्वाभिमान की लड़ाई थी। रावण ने सीता का हरण किया,
ये सीधे तौर पर श्री राम के स्वाभिमान पर चोट थी। तो स्वाभिमान की लड़ाई कहां तक जा सकती है, ये भी आज आपको समझना चाहिए। और जब आप ये सारी बातें श्री राम के जीवन से सीख लेंगे तो आप खुद को इस नए साल की चुनौतियों के लिए कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि इस वर्ष भगवान श्री राम के मंदिर का तो स्वागत जरूर कीजिए, वो तो आप करेंगे ही, लेकिन क्या आप भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे? और क्या आप भगवान श्री राम की मर्यादाओं को भी ध्यान में रखेंगे? क्योंकि मर्यादाओं का पालन करना सबसे मुश्किल काम होता है। और आज का लोग आसान रास्ता देखते हैं, आज का लोग आसानी की बात करते हैं। आज का जमाना T20 का जमाना है, टेस्ट मैच का जमाना नहीं है। लेकिन मर्यादाओं का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि इससे आपकी जो शख्सियत है उसे बहुत बल मिलेगा। कभी आप सोचते हैं कि आपकी शख्सियत कमजोर है या बलशाली है? हो सकता है आपके पास बहुत पैसा होगा, हो सकता है आप बहुत सफल हैं, हो सकता है आपने जो भी सोचा आपने सब पा लिया, आपने बड़ा बंगला ले लिया, पैसा ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली। लेकिन कभी अपनी शख्सियत के बारे में सोचिएगा, ये सब करने के बाद भी आपकी शख्सियत कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है? क्या आपका व्यक्तित्व बलशाली है या आपका व्यक्तित्व कमजोर है? क्या आप भगवान श्री राम की तरह मर्यादाओं का पालन करते हैं या नहीं करते हैं? ये आज पहले ही दिन आपको आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होगा जिसमें 100 करोड़ लोग वोट डालने वाले हैं। और इस बार चुनाव प्रचार में राजनीति का एक अनोखा वीडियो गेम आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो गेम की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वर्ष शुरू होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक बड़ा स्पेशल वीडियो रिलीज किया, जिसमें वो अयोध्या के एक दलित परिवार के घर जाकर उनके साथ चाय पी रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी अपनी रसोई से एक नया वीडियो जारी किया, जहां वो मुरब्बा बनाने की विधि लोगों को बता रहे हैं। ये वो राहुल गांधी का वीडियो आप देख लीजिए। जनता के बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों में से कौन सा वीडियो सुपरहिट रहा, किसने आपके दिल को छुआ, आज हम इसका भी एक विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले आप इन दोनों वीडियोस को देखिए। ये दो ऐसे वीडियोस हैं जिसमें दो अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने ये वीडियो बनाए हैं। उनकी विचारधारा, उनकी सोच बिल्कुल अलग है और उनका स्टाइल भी बिल्कुल अलग है। पहले आप ये वीडियोस देखिए और फिर इसका विश्लेषण करेंगे। तुम भी खेलते हो क्या? नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। तो आप सूरज के पिताजी हैं? अच्छा, और ये कौन है? मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बा। जी तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। हाँ। चलिए अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। बड़ी दूध वाली चाय है। जी तो दूध यहाँ का मिल जाता है आप जी लोगों को? पैकेट वाला मंगवाते हैं। हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप हैं? हमसे मीठी हो ही जाती है, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है, जी। आपने बना दिया?
जी आपके कृपया से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ, कहाँ रहते थे? जी। और अब अच्छा बन गया? जी। हाँ, कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये 200 ऐसे आता है। 100-200 रुपये? जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी। अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी। तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए, अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया हाँ, होगा? सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था, उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या नहीं? वो बुरादा। अच्छा, बुरादा बाहर से लाना पड़ता था? खरीद के लाते थे उसको। जी। तो अभी तो आपको बहुत फायदा हो जाए, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा, बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे। थोड़ा। हाँ। तो मेरा जी आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी, फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं? जी। कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो अब तो लोग बहुत आते होंगे? जी हाँ। अब तो फूल कम पड़ जाएंगे हैं? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी। कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। और आपको गैस मिला? जी। बिजली मिली? जी। घर मिला? जी। अनाज मिला? जी। वाह। और पानी मिल गया? पानी भी मिलता है सर। आप हम लोग का भगवान मिलते हैं। नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आपको हमारे लिए भगवान है। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं हम आपको इतना बयान नहीं कर सकते। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हाँ हमारे घर भगवान। सच में बता रहे हैं। चलिए, अब तो मकान बन गया आपका। तो आपकी जैसी कल्पना थी वैसा बना है? जी। अपने मन का ही बनाए। अच्छा, कितना मिला आपको घर बनाए? 2.5 लाख। 2.5 लाख? जी। एक ही किस्त में मिला कि अलग अलग? अलग अलग किस्त। अलग अलग किस्त में मिला? पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। अच्छा जी। और सीधा बैंक खाते में आ गए? जी। कोई किसी को रिश्वत नहीं देनी? नहीं, हमने किसी को रिश्वत नहीं। किसी को आकर के भाई तुमको मकान देने के 15,000 रुपए मुझे दे दो? नहीं, किसी को मैंने नहीं दिया, एक भी रुपया नहीं दिया। चाय बहुत अच्छी बनाई है, और मैं चाय वाला हूँ इसलिए मुझे पता रहता है कि चाय कैसी बनती है। How much do you have to, how much, like half an inch? They have to be absolutely ripe, Prabhu. Mom, why do you have to cut it anyway? Why can't you just pluck it? Actually, this is Priyanka's recipe, just by the way. My sister's recipe. So this is not my recipe, it's my sister's recipe. She found the recipe and then she's improved it and tweaked it. I'm just implementing. This is my mother's favorite jam. That's a fact. If people want to get the jam, they can get it too. What do you say, Mom? Throw it at us. That's good. Then we can pick it up again. So now what's the plan? This has to boil now. No, 25 minutes at least. It becomes जिद करता है, मैं भी जिद करती हूँ, तो आप समझ लो, दोनों जिद करते हैं. Very affectionate, very caring, and especially when I'm not well, he takes both actually, Rahul and Priyanka. That's the cooking basically. दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो में एक गरीब दलित परिवार का चित्रण है, जिसमें मीरा मांझी नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी को बता रही हैं कि उन्हें सरकारी योजनाओं की वजह से कैसे घर भी मिल गया, सिलेंडर मिल गया, चूल्हा मिल गया, पानी, बिजली, ये सारी सुविधाएं मिल गई, अनाज मिल गया। जबकि राहुल गांधी के वीडियो में वो स्थिति दिखती है जिसमें संघर्ष रोटी, कपड़ा और मकान का नहीं है, बल्कि इसमें संघर्ष ये है
कि संतरे का स्वादिष्ट मुरब्बा कैसे बनाया जाए। यानी यहां जो चुनौतियां हैं दोनों वीडियोस में अलग अलग हैं। एक में तो जीवन में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन्हें कैसे लेना है, यही बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरे में इस तरह की कोई चुनौती आपको नजर नहीं आती। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो से इस देश के करोड़ों आम लोगों को यह संदेश मिलता है कि उनके पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो उनकी जरूरतों के बारे में दिन रात सोचता है और उन्हें समझता भी है। उसे पता है कि लोगों को क्या चाहिए और उनके लिए क्या काम करने हैं। जबकि राहुल गांधी के वीडियो में आपको वो कनेक्ट जनता के साथ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जनता की आज भी समस्या ये नहीं है कि कैसे मुरब्बा बनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी अपने वीडियो में अपने जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को असल में उन पर बात करनी चाहिए थी, या लोगों को यह बताना चाहिए था कि अगर वो सरकार में आए तो वो लोगों के लिए इससे बेहतर और क्या करेंगे। लेकिन वो ऐसा न करके मुरब्बा बनाने की विधि बता रहे हैं और राजनीति के लिए गैर राजनीतिक वीडियो बना रहे हैं। और हमें लगता है कि उनकी रणनीति शायद सही ना हो। ये वीडियो कहने को तो बहुत सारे लोग इसे कहेंगे कि बहुत क्यूट वीडियो है। बिल्कुल सही बात है, ये बड़ा क्यूट वीडियो है जिसमें आपको एक पुत्र और उसकी मां के बीच में जो एक रिश्ता है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक वीडियो में गैस, बिजली, घर, अनाज, पानी, शौचालय आपको दिखाई दे रहा है, जो बुनियादी समस्याएं हैं हमारे देश की। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी चाय पी रहे हैं उनके साथ बैठकर और उनको कह रहे हैं कि मैं खुद चाय वाला हूं, इसलिए बता सकता हूं कि ये चाय अच्छी है या खराब है। उस कनेक्ट को आप देखिए, जब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद बहुत गरीबी से आया है वो प्रधानमंत्री बनता है और फिर एक और दलित गरीब के घर पर जाता है। इन दोनों वीडियोस में आपको दो अलग अलग दुनिया दिखाई देती है। एक दुनिया दिखाई देती है जो बड़े संभ्रांत परिवार की दुनिया है और दूसरी एक गरीब जनता की दुनिया। एक में एक नेता ऐसा है जो अपना नया वर्ष गरीब लोगों के बीच मनाता है, दूसरा नेता ऐसा है जो नया वर्ष मनाने के लिए विदेश जाता है। एक बड़ा फर्क ये भी है, एक ऐसा रिश्ता जो खून का रिश्ता नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और इस महिला के बीच में खून का रिश्ता नहीं है, गरीबी का रिश्ता है। एक विनम्र प्रधानमंत्री और गरीब जनता के बीच का एक रिश्ता है। लेकिन दूसरे वीडियो में आपको एक पारिवारिक रिश्ता देखने को मिलता है। यह रिश्ता परिवार के बीच का रिश्ता है। और एक बड़ा फर्क आपने यह भी देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हिंदी में है, उस लहजे में है, उस भाषा में है जिसे भारत का बच्चा बच्चा, भारत की जनता समझती है, क्योंकि वो इसी तरह का जीवन जीती है। और दूसरा वीडियो अंग्रेजी में है जिससे सिर्फ भारत के गिने चुने अमीर लोग कनेक्ट करेंगे। यह कहानी सूरज और एक अंधेरी गुफा की है। दोनों के बीच एक बार बातचीत हुई जिसमें सूर्य ने अंधेरी गुफा को रोशनी के बारे में बताया, तो अंधेरी गुफा को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उसने कभी प्रकाश देखा नहीं था। और ऐसे ही जब अंधेरी गुफा ने सूर्य से अंधेरे की बात की तो सूर्य कुछ समझ नहीं पाया क्योंकि उसने कभी अंधेरा देखा नहीं था। सूर्य ने कभी अंधेरा नहीं देखा और अंधेरी गुफा ने कभी प्रकाश नहीं देखा। इसलिए दोनों ने तय किया कि चलो हम जगह बदलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और तब हमें एक दूसरे की बात समझ में आएगी। तो पहले अंधेरी गुफा सूर्य के पास गई और उसे समझ में आ गया कि रोशनी क्या होती है, क्योंकि वो इतना प्रकाश देखकर हैरान हो गई और उसने कहा कि मैंने इतना प्रकाश इससे पहले कभी नहीं देखा, ये तो अद्भुत है। उसके बाद अंधेरी गुफा ने सूर्य को नीचे बुलाया, लेकिन सूर्य जब गुफा के भीतर गया तो उसे कुछ भी अलग दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। और सूर्य ने कहा कि मुझे तो कुछ भी अलग दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सब जगह प्रकाश है। और उसके बाद यह समझ में आया कि अंधेरी गुफा के लिए प्रकाश नया हो सकता है, लेकिन सूर्य के लिए अंधेरा होता ही नहीं है। सूर्य जहां जाता है वहां प्रकाश अपने आप पहुंच जाता है, या ये कह लीजिए कि सूर्य असल में अपने साथ प्रकाश को लेकर जाता है। और सकारात्मकता का प्रकाश भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अक्सर हम बात करते हैं कि हम जब जीवन में हम जीते हैं तो कोई कहता है कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं और नर्क से हम डरते हैं, और हमेशा हम सोचते हैं कि कोई ऐसी जगह होगी स्वर्ग बहुत अच्छी जो हम जाएंगे। असल में हर व्यक्ति अपने अंदर या तो सूर्य को लेकर चल रहा है या फिर अंधेरी गुफा को लेकर। और जो लोग अंधेरी गुफा को अपने सीने में लेकर चल रहे हैं, यानी जो लोग नेगेटिविटी को, अंधेरे को लेकर अपने साथ चल रहे हैं, असल में वही नर्क है। और जो लोग सूर्य जैसे प्रकाश को अपने साथ लेकर चल रहे हैं वही स्वर्ग है।
कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं।